जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कहाँ तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि झारखंड भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। कब बनाएगी, किसको बनाएगी, इसको लेकर अटकलें चल रही थी, चर्चाएँ चल रही थी, तरह-तरह के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन झारखंड भाजपा ने बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष और बना क्या दिया, बदल दिया। डॉक्टर रविंद्र राय जिनको 1 साल पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले खुश करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की अटकलों के बीच प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उनको चलता कर दिया गया है और उनकी जगह आदित्य साहू जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश बीजेपी के महामंत्री थे, उनको नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इससे कई सारी संभावनाएँ जन्म ले रही हैं, कई सारी चर्चाएँ जन्म ले रही हैं कि क्या रघुवर दास जिनका राम रह कर उभरता था कि वे अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, क्या उनका करियर अब खत्म हो गया? क्या आदित्य साहू जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे बताया जा रहा था, क्या अब उनको यहीं ब्रेक लग गया? अब एक ओबीसी बन गया है तो क्या नया प्रदेश अध्यक्ष कोई ओबीसी होगा या कुछ और होगा? बाबूलाल मरांडी आखिर कब तक दोहरी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ 2 जर्नलिस्ट हैं, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चंदन भैया हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एडिटर से रिटायर हुए हैं और भाजपा और संघ और इससे जुड़े विषयों को बहुत लंबे समय तक कवर करते रहे हैं। हमारे साथ पंकज प्रसून हैं, मेरे चैनल पर इनको आप लगातार देखते रहे चुनाव के समय। भाजपा से जुड़े विषयों पर इनको महारत हासिल है और उससे ज़्यादा महारत इनको बोलने के लिए हासिल है, बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं बिना किसी लाज लपेट के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चंदन भैया से कि चंदन भैया, ये जो चर्चा चल रही थी कि बदलेगा अध्यक्ष, बदल गया कार्यकारी अध्यक्ष, तो इसके क्या मायने हैं? कार्यकारी अध्यक्ष को बदलना क्यों ज़रूरी? सच मायने में हम सब लोग, पूरे प्रदेश के लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ही घोषित करेगी, लेकिन बीच में कार्यकारी अध्यक्ष जो फेरबदल किया गया है, यह मुझे लगता है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और दरअसल है क्या कि पहला स्टेज है। अब अध्यक्ष बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है साफ साफ कि आदित्य साहू जी को ही अध्यक्ष बनाना था, तो इनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और संभवतः कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मेरे जो मैंने आकलन अनुमान कह सकते हैं, या फिर जो मुझे समझ में बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात, उसमें यही है कि आदित्य साहू रेस में अभी आगे थे और आगे हैं भी। अभी अब चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष का ऐसे कोई संगठन में औचित्य नहीं है। ये पिछले बार चुनाव के समय में लोगों ने रविंद्र राय जी को खुश करने के लिए, या उनको कहिए कि नाराज थे, उनको मनाने के लिए यह पद दे दिया था और इसका कुछ लाभ हानि जो भी मिलना था तो चुनाव परिणाम बता ही दिया है। इसलिए अब कार्यकारी अध्यक्ष बना के एक सीढ़ी गैप रखा गया है, ताकि आदित्य साहू जी को अगर बनाना ही होगा तो इनको फिर बाबूलाल जी के इस्तीफा के बाद से मतलब वो आपका कहना है कि वो बाबूलाल मरांडी के सानिध्य में कुछ दिन अनुभव हासिल कर लेंगे, उसके बाद उनको ट्रेनिंग लेंगे कुछ दिन, उसके बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा उसमें। आपका क्या इस पर कहना है पंकज जी? क्या ये उनको अनुभव दिलाने के लिए बनाया गया है या कुछ और बात है? नहीं, अनुभवी तो हैं। 30 साल से वो संगठन का काम देख रहे हैं और अलग-अलग दायित्व निभाते रहे, तो अब ये 5-6 महीना में क्या अनुभव लेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, तो वो अलग बात है। वो अनुभव लेने के लिए नहीं दिलाया गया है। मुझे लगता है कि 2 संदेश है। पहला संदेश उन लोगों के लिए है जो रह के शेर आया करते रहते। तो अब तो वो तबका समझ गया कि वो शेर आया नहीं, उड़ीसा से विदा हुआ था। कहा कि लंबा अरसा हो गया है वो शेर आया करते करते। तो एक तो उनको थोड़ा सा शांत किया गया है कि थोड़ा अस्थिर से रहो। दूसरा, आज जो खबर है वो, मैं चूंकि बिहार में हूं तो मुझे सबसे पहले एक कांग्रेसी नेता ने फोन करके बताया, पता है कि नहीं झारखंड में क्या हुआ? मैंने कहा कि नया प्रदेश अध्यक्ष बन गए क्या? तो वो कहे कि नहीं, रविंद्र राय हट गए। तो मैंने कहा इसका मतलब? तो इसका मतलब उन्होंने कहा बनिया जनता पार्टी। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा कि आप कांग्रेसी लोग इसी तरह बात करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं जी। तो बोले कि देख लीजिए ना, पूरे संगठन में कहीं कुछ नहीं मिलना है किसी को। कहीं क्या करेंगे कि इन लोग राजपूत के खिलाफ भूमियार को खड़ा कर देंगे, भूमियार के खिलाफ ब्राह्मण कर देंगे। तो वो उनका अपना स्टैंड था
लेकिन ये बात कुछ लोगों के अंदर है, दिल से मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि अब भाई बनिया जनता पार्टी, बनिया जनता पार्टी। बहुत लोगों को मैं सुनता हूं, बोलते रहते हैं, हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, अपने अपना सबकी राय है, लेकिन वो जो तबका है ना, वो और मुखर होगा, देखिएगा। अभी क्योंकि चुनाव ना कुछ है नहीं, तो बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया है। दूसरा पॉइंट नंबर 3, ये कि अब जब ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो मुझे लगता है कि अगली टीम जो बनेगी उसमें देखिए किसको क्या एडजस्ट करते हैं। सुनने में आ रहा है कि कोई आदिवासी चेहरे को आगे इन लोग लेकर आ रहे हैं। अब कौन होगा वो आदिवासी चेहरा, क्योंकि मुझे तो दूर दूर तक ऐसी कोई दिख नहीं रहा है कोई चेहरा। अर्जुन मुंडा का क्या होगा, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ तरह कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, जबकि बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, वो इतना पुराना लीडर है, मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उनके बारे में क्यों नहीं पार्टी के स्तर पे चर्चा हो रही है? खराब काम नहीं किया था। ये अलग बात है कि यहाँ का सामाजिक समीकरण या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से उनको चुनावी सफलता नहीं हासिल कर सके वो। लेकिन संगठन का तो काम जानते हैं, संगठन में तो लोग उनके हैं, तो उनके बारे में चर्चा है। उनके लोग हैं, वो अलग तरह से फोन करके इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में अब पता नहीं मुझे टच करना सही होगा कि नहीं होगा, वैसे मैं बदनाम हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो मैसेज जा रहा है ना, मैसेज कि शिथिल कार्यकर्ता हैं, संगठन में करने को कुछ नहीं बच गया, तो बनिया जनता पार्टी हो गई, तो फिर बहुत और भी कई तरह के लोग कई तरह की शिकायतें करते हैं कि सब कुछ मुख्यालय से ही बन जाता है, बाकी जिलों से किसी को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता। तो कुछ सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने होंगे भारतीय जनता पार्टी को। चलिए पंकज जी, आपने तो बहुत बेबाकी से राय रखी। चंदन वैसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी को देख रहे हैं और आदित्य साहू को भी जानते हैं, तो थोड़ा एक बार प्रोफाइल बता दीजिए कि आदित्य साहू की प्रोफाइल क्या है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और अब जब जिस पद तक वो पहुंचे हैं तो किन रास्तों से होकर गुजरे हैं और किस खेमे के हैं, किस तरह के कह रहे हैं आनंद की भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है ना कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आदित्य साहू की जो परवरिश हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और एक तरह से नर्सिंग जो हुई है, वह बिल्कुल नीचे स्तर से हुई है। आपको याद होगा कि जब रामटहल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के रांची जिला के अध्यक्ष थे, तो ये लोग प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता थे, मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे, और एक तरह से कहिए तो उंगली पकड़ के उस समय संगठन के पीछे पीछे चलना, संगठन मतलब कि प्रदेश के जिला अध्यक्ष के साथ चलना। अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष रामटहल चौधरी, और महामंत्री हुआ करते थे CP सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। तो उस समय आदित्य साहू जी एकदम बिल्कुल ही मंडल स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर पे इनकी जिम्मेवारी थी। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को नर्सिंग मिली, ट्रेनिंग मिली पार्टी के कामकाज करने के लिए, और नीचे स्तर से चले ये लोग। ये नहीं कि एकदम सीधे उनके प्रदेश में या जिला में कोई पदाधिकारी बना दिए गए, ऐसा नहीं था। और धीरे धीरे नीचे से चल के ये जिला स्तर पर आए, जिला से भी प्रदेश स्तर पर आए। तो सच मायने में कहिए तो इन लोगों को जो संगठन में ट्रेनिंग मिली है, संघ से जुड़ाव रहा, और भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं ना कि हर चीज़ को देखना, सीखना, जानना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। कहीं कोई एरोगेंसी नहीं, कहीं कोई इस तरह का कोई अभिमान नहीं, गर्व नहीं, और राज्यसभा तक आने की जो इनकी तैयारी रही तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि इनको कोई अवार्ड मिला या परिणाम मिला। कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को एक जो महत्ता मिलनी चाहिए, वो महत्ता भारतीय जनता पार्टी कभी कभी देती है। कभी क्या कहें कि 90% केस यही होता है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो सीधे ऊपर से टपकाए जाते हैं, और ऊपर से टपकाए जाने के बाद उनको कुछ विशेष लाभ मिलता है। तो इस लिहाज से आप देखिए कि तो आदित्य साहू चुनाव भी लड़े, विधानसभा का चुनाव सिल्ली से इनको लड़ा गया था। ठीक है कि सिल्ली में वहाँ आजसू पार्टी के सुदेश महतो थे, उनके सामने उनके खास नहीं था, लड़ना भी नहीं था, लेकिन उस समय कुछ उतारा गया मैदान में तो बहुत अधिक लाभ मिला नहीं। और जो स्पष्ट था कि भाई सुदेश जी को समर्थन भी करना था और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत भी दिखानी थी।
तो ये आगे बढ़ा, फिर ये जिला स्तर पर आया, जिला के बाद से ये प्रदेश में इनको इंक्लूड किया गया कि प्रदेश के ये महामंत्री बनाए गए। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर मान लीजिए पार्टी लेकर आती है सामने में, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी यात्रा करके पूरी करके आते हैं जो एक संगठन को चलाने के लिए जो जिम्मेवारी है। जैसे एक मैं बता दूं, थोड़ी सी इसके पीछे जोड़ना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे ताला मरांडी, आप याद कीजिए, रघुवर जी ने उनको बनाया था। ताला मरांडी जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, उनको सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। और क्या हुआ नतीजा, 6 महीना में चारों खाने चित हो गया, संगठन की जो दुर्गति हुई थी। तो ऐसे कम से कम कार्यकर्ताओं को नहीं बनाया जाना चाहिए जो न प्रखंड मंडल अध्यक्ष रहे हो, न मंडल की जिम्मेवारी हो, न जिला की जिम्मेवारी हो, सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक तो ये जो यहाँ की जो कहते हैं ना काम करने की जो संस्कृति है भाजपा की, तो संघ से प्रेरित संस्कृति होती है। संघ अनुशासित संगठन है और वो उम्मीद करता है कि जो हमारी अनुसांगिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे जो लोग भी जाएं वो संस्कारी जाए। और वहाँ पे अगर कोई एयर ड्रॉपिंग होता है तो उसका नतीजा सामने हुआ है, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए रघुवर जी 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन रघुवर जी प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनके साथ क्या था कि कार्यकर्ताओं के साथ एरोगेंसी। हम लोगों ने देखा संगठन को उस समय जब यहाँ बनांचल भाजपा काम शुरू हुआ था और उसमें बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बनाए गए थे बनांचल भाजपा के, और एक एक मंडल घूमना, एक एक जिला घूमना, प्रखंड घूमना और कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। उस समय साधन भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास में। एक वैन हुआ करती थी जो उस समय संगठन महामंत्री लाल राजेंद्र नाथ साहदेव थे, उनके जिम्मेदार थी। तो ये बाबूलाल मरांडी या तो बस से यात्रा करते थे या ट्रेन से करते थे, है ना। आज के समय जितना फौज फाटा है संगठन के पास में, जितनी गाड़ियां हैं कि कार्यकर्ताओं के पास में, वो सुविधा भी नहीं थी। और धोती कुर्ता पहन के ये पूरे प्रदेश का दौरा करते थे बनांचल का। तो एक संगठन की फौज, ऐसा संगठन तैयार किया गया, चला। उसके पीछे संगठन के कई बड़े बड़े नेता थे, कैलाशपति मिश्र जी थे, जिन्होंने तरह से कहते हैं कि वो गांव गांव घूमना, संगठन को कैसे खड़ा करना है। सरजू राय जी भी रहे, सह प्रभारी थे। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे बढ़ी आगे और बढ़ के संगठन में ऐसे लोगों को लाया गया जो सच में कुछ अनुभव था। बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, राज्य बनने के बाद से लेके 2025 तक में सब कुछ अच्छा ही रहा, है ना। कुछ मन मुताबिक लोगों ने अपने हिसाब से तय किया और संगठन जब सरकार बनी तो संगठन में अपने मन मुताबिक लोगों को बैठाया गया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयार की है फौज, तो ठीक है। मैंने कहते हैं ना कि जब सरकार रहती है तो आपके कार्यकर्ताओं की जो है ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं होती है, वो लोग काफी उत्साहित रहते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है कार्यकर्ताओं की जब विपक्ष में होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अभी सबसे अधिक संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी है। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि अब इतने कार्यकर्ता या अग्रिम पंक्ति में खड़े लोग हैं या मिडिल एज के हैं, उनमें से कौन सा चेहरा सामने लाया जाए। आदिवासी तो अब अध्यक्ष बनना नहीं है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी पद इस्तीफा देंगे तो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए अब आदिवासी कोई अध्यक्ष बनेगा नहीं, बनना अब ये ओबीसी से ही है। तो आदित्य साहब का अगर चयन किया गया है तो मुझे लगता है कि संभावना का द्वार जिसे कहते हैं ना खोलना है, तो संभावना के द्वार खोला गया है। और आदित्य साहब चूंकि झारखंड के मूल निवासी हैं, है ना, बॉर्न ब्रॉटअप यहीं है और संघ भाजपा से उनकी ट्रेनिंग हुई है, नर्सिंग हुई है। तो ये सब कुछ मिलाकर आप देखेंगे तो एक ऐसे हैं जो अभी उम्र भी बहुत अधिक नहीं है, इनके 60-65 के बीच की उम्र है। तो ये भी नहीं कि बहुत एजेड हैं, 70-75 के हो गए हों तो फिर, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है और विनम्र स्वभाव के हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अभी थोड़ी ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिसमें नेता के अंदर में एक नेतृत्व क्षमता हो, विनम्रता का भी भाव हो, जो सबको लेकर चले, है ना। अगर हम कहते हैं संगठन में सबको लेकर चलने की जो परंपरा है, अगर ये डेवलप कर जाती है और आदित्य साहू को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी अगर जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी परीक्षा तो फिर होगी ही, संगठन की भी परीक्षा होगी। और ये अगर सबको लेके चलते हैं तो एक जो ठप्पा लगा है बनिया वाली पार्टी, बनिया जनता पार्टी, तो वो ठप्पा हटाने के लिए इनको समाज के सभी वर्गों के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में नीचे से ऊपर तक
सबको सक्रिय बनाना पड़ेगा, मंडल से लेकर प्रदेश तक, और सबको फ्रंट लाइन पर ला के खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर लड़ाई लड़नी है तो उधर हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुआ हैं, सरकार के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बल्कि बने हैं, 2 बार तो स्वतंत्र अपने ताकत से बने। तो ये उनके साथ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई में चेहरा अगर ओबीसी का है तो ठीक है, आज के समय में राजनीतिक जो समीकरण है उसके लिहाज से देखेंगे तो आदित्य साहू मुझे लगता है कि उस फ्रेम में फिट बैठते हैं। अब इनको अपना दिखाना पड़ेगा बेस्ट। अगर ये बढ़िया कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है, और अगर ये फेल होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने में कई चुनौतियां सामने खड़ी। जी, तो शंकर जी की तरफ आते, आदित्य साहू बहुत प्रोमिनेंट चेहरा नहीं, लो प्रोफाइल मेंटेन करने वाले नेता है, बहुत आक्रामक नेता नहीं। तो बीजेपी के नेताओं की जो शैली है, खास करके आक्रामक विपक्ष, बीजेपी जहां जहां भी रहती है आक्रामक विपक्ष की भूमिका में रहती है। लेकिन आदित्य साहब एक सॉफ्ट चेहरा है। दूसरा, उनको 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ डील करना है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा भी है, हाशिए पर ही है, लेकिन 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनका अपने अपने इलाके में कैडर है, जिनके नाम से ही भाजपा है। जैसे जमशेदपुर पूर्वी में देख ले तो रघुवर दास अलग गुट प्रभावी है, वहां बाकी कोई गुट नहीं। या इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं का गुट है। वहां जो भाजपा के उपेक्षित कार्यकर्ता है या जो हाशिए पर कार्यकर्ता है, जो कभी कर्मठ रहे और बाद के दिनों में अलग होते चले गए, हमने पिछले लोकसभा विधानसभा में देखा कि जो काम करने वाले लोग थे 20 साल 25 साल से, उन्होंने किनारा कर लिया। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आदित्य साहब के ऊपर की 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, भाजपा के बड़े मठाधीशों को कैसे ये कर पाएंगे, और भाजपा के जो निराश और हताश तबका है और कार्यकर्ता है, उनको उनमें ऊर्जा कैसे भर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आदित्य साहू में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है? मुझे जो 3 इलाके नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के लिए परंपरागत रूप से कमजोर साबित हुए हैं पिछले कई चुनाव में, एक संथाल परगना है, एक कोल्हान है। वहां पे क्या असर होगा? क्या निशिकांत दुबे आदित्य साहू को डिक्टेट करेंगे, आदित्य साहू निशिकांत दुबे को डिक्टेट करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या अर्जुन मुंडा या रघुवर दास को आदित्य साहू मैनेज कर सकेंगे? क्योंकि ईगो बड़ा है ना वो बड़े नेताओं का, भले ही उनकी आज की हालत बहुत खराब हो गई हो, लेकिन ईगो तो बड़ा है, बड़ा नेता तो है ही है। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से लगातार सिर्फ मुख्यालय और राज्यसभा के लोग ही सब कुछ प्रोमिनेंट पद पे क्यों आ रहे हैं? बाकी जिलों में क्या वीर शून्य हो गई है झारखंड की धरती? अब कोई नेता नहीं बचा कि जब राज्यसभा जाएंगे तो खिजरी विधानसभा के 2-2 3-3 आदमी राज्यसभा में है, रांची का ही राज्यसभा बनेगा और बीजेपी मुख्यालय में बैठने वाला ही अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी सब बनेगा। तो बाकी के लोग आपका झंडा काहे उठाएंगे? बताइए क्यों उठाएंगे? आप 24 जिलों में से आप संगठन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। 6 जिले ऐसे हैं जिसमें मतलब कि प्रतिनिधित्व ही नहीं है। वहां पता चला कि जो कार्यकारी समिति है वहां तक का मेंबर नहीं है 6 जिलों का। यह होमोजेनियस संगठन है क्या? मैं व्यक्ति विशेष के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्या समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है? सभी जिलों का प्रतिनिधित्व है? नहीं है। तो बना लीजिए राज्यसभा, भैया भैया करेंगे, पैसा पहुंचाएंगे, लेकिन संगठन को फायदा नहीं होगा। और हम हार्ड बोलते हैं, इसीलिए कह रहे हैं भैया भैया करने का मतलब समझ गया कि उनका एक्सेस ज्यादा रहता है। भाई दिल्ली से कोई नेता आया तो जाके एयरपोर्ट से उठा के मुख्यालय में ले आए, तो कोई होटल में ठहरा दिए, तो पता चला कि थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा है इनके पास, राज्यसभा के हैं तो ये हैं, एक ही रूम में बैठे हैं। बाकी जिला में जो घूम रहा है झंडा लेके, उसके पास हो सकता है पैसा नहीं है, उसके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन जज्बा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ये तो आप नहीं कह सकते। बिल्कुल, हमें कमजोर नस पे उंगली रखना होगा, तभी तो ठीक होगा। हम बोलेंगे गुडी गुडी सब बढ़िया है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि किसी को बना दीजिए, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला? ठीक है, 2 विधानसभा चुनाव हारे हैं। आप हेमंत सोरेन के बारे में देखिए ना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ यह है कि आज अंदरूनी इलाकों में भी उनका संगठन मजबूत है, उनके पास भी पैसा आ गया है सत्ता में रहने के कारण। वो अपने कार्यकर्ताओं को इतना रिवार्ड दे देते हैं कि उनके कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। और
भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनको अपना संगठन नहीं पूछ रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं जेएमएम के साथ मिल जाता है, कारोबार करने के लिए, खाने पीने के लिए मिल जाता है। तो इस चीज से आपको चैलेंज करना है, आपको इस चीज से लड़ना है। मैं क्यों किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से बोलूं कि वो अच्छा है या बुरा है। आदित्य साहू जी 30 साल से संगठन में है, मेरा उनके प्रति व्यक्तिगत कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनको 5-5, 6-6 साल से पूछा तक नहीं है, पार्टी के राज्य स्तरीय नेतृत्व में, केंद्र के छोड़ दीजिए, उनको एक बार पूछे तो, उनका फीडबैक तो ले। तो यहां 4 मंडली है, वही भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं को राज्यसभा भी जाना है, उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनना है, उन्हीं को महासचिव भी बनना है, महामंत्री भी बनना है, तो करते रहिए। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि रांची जनता पार्टी। मुख्यालयवाद क्या होता है? तो ये कमजोरियां कुछ है जिसके बारे में किसी न किसी को बोलना होगा, और जहर पी के भी बोलना होगा, गाली सुन के भी बोलना होगा। जी चंदन, अभी तक जो परंपरा रही बीजेपी की, तो बड़े चेहरे हमेशा दिखाई देते रहे, बड़े जिम्मेदारियों की जहां तक बात, पहली बार एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बना है जो मेन स्ट्रीम की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जिसमें बड़े नामों की चर्चा होती है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब एक नए दिशा में बढ़ रही है, नए नेतृत्व और नए खून की तरफ बढ़ रही है? आजमाए हुए चेहरे जो पिछले कुछ चुनावों से, खास करके 2019 के चुनाव से, जो बीजेपी की लगातार दुर्गत हो रही है, लगातार सीटें घट रही हैं लोकसभा और विधानसभा में, तो क्या इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन के रूप में हम लोग देखें कि जब आदित्य साहू आएंगे तो उनके साथ और कुछ नया खून भी आएगा, कुछ नया चेहरा आएगा और बीजेपी का कोई नया दौर आएगा? देखिए, मैं अभी पंकज जी को सुन रहा था। पंकज जी ठीक है, जो पत्रकारिता का एक जो स्वरूप है उसको अपना वो प्रकट कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, आज इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और झामुमो का जो संगठन है वो गांव-गांव तक पसरा हुआ है। ये कब है? ये तब है जब सत्ता में है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर सत्ता से हट जाए हेमंत सोरेन तो ये सारा संगठन पता चल जाएगा। भाई साहब, मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव में भी संगठन है, और ये संगठन बहुत पुराना है, इनका एक्टिवेट नहीं है। नेता नेतृत्व के बारे में आप किसी को अध्यक्ष बनाएंगे आज के समय में, सवाल खड़ा होगा। बनाया तो था ताला ब्रांडी जी को अध्यक्ष। मैं सिंपल एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। खोज के लाए थे संथाल परगना से एकदम कि वो यूथ हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, दिखा देंगे। क्या किया उन्होंने 6 महीने में? लक्ष्मण गिलुआ को बनाया। क्या किया इन्होंने? हम कह रहे हैं कि आप प्रयोग कीजिए, 10 प्रयोग कीजिए, आप चेहरा लाइए ना कहीं से भी खोज के, आप किसी को बनाइएगा। प्रश्न सिर्फ है कि आपने जैसे कहा कि अभी रघुवर दास बड़े चेहरा हैं, अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मांडी है, मधु कोड़ा है, चंपल सिवन है। हम कह रहे हैं कि इस चुनाव में सबकी जिम्मेवारी थी ना, सब बड़े बड़े नेता थे, हार क्यों गए? फिर नहीं हारना चाहिए था, 50 सीट लानी चाहिए थी इन लोगों को। ये लोग तो अपने परिवार की सीट भी तो नहीं बचा पाए। मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अध्यक्ष के बूते नहीं चलती। महासचिव अध्यक्ष जो है, अगर ये सिर्फ सोचेंगे कि हम आज जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए कि जेपी नड्डा का कितना चलता है? पिछले 4-5 साल से अध्यक्ष बने बैठे हैं, 4 साल से 5वां साल चल रहा है। पार्टी को सच मायने में कहिए तो जो नीचे से स्तर से कार्यकर्ता, और सभी को आप अध्यक्ष नहीं बना सकते, सभी को महामंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हुआ कि राज्यसभा में भेजा जाना था, तो राज्यसभा में लोगों ने भेज दिया, उनको भेजा, जिसमें अधिकतर लोग रांची के आसपास के रहने वाले, रांची के रहने वाले। यहाँ पे बात हुई, सवाल खड़े हुए और खड़े होंगे भी, होने भी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चयन करने वाले हैं, या सिर्फ अगर झारखंड के लोग रहे तो दिल्ली से चयन करके भेजा जाता है कि यहाँ से नाम भेजा गया, नाम में 4 नाम गया होगा या 3 नाम गया होगा, उसमें से एक का नाम उनको पसंद आया, टिक लगा दिया कि चलो भाई इसको दे दो। मेरा वो कहना नहीं है, कहना ये कि आज आप कोई ऐसा चेहरा तो लाएंगे ना जो लगे कि भाई वो उसके अंदर संभावना है। जब किसी को आप मौका देंगे तब तो पता चलेगा वो कितना काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसको लेके चल सकता है, नहीं चल सकता है। ये चीजें तब होंगी जब किसी को आप अवसर देंगे। अवसर दिया भी गया। आप देखिए, अभय कांत प्रसाद भी एक अध्यक्ष बने थे प्रदेश में। हाँ, वो तो चुनाव जीत के बने थे।
हाँ, उनको तो बाकायदा लोगों ने चुना था जिला अध्यक्षों ने। क्या नतीजा रहा? यदुनाथ पांडे भी अध्यक्ष बने थे, है ना। तो कहने का मतलब ये रविंद्र ऐसा नहीं भी है अध्यक्ष थे, कि जिनको हटाया गया कार्यकारी अध्यक्ष से वो भी अध्यक्ष थे। चंदन सर सबसे सफल अध्यक्ष कौन रहे? कोई देखिए, सफल असफल का यहाँ पर कोई पैमाना ही नहीं है ना। आप किसको बता दीजिएगा कि वो उसने पूरा संगठन को बिल्कुल बहुत दुरुस्त कर दिया। संगठन अकेले अध्यक्ष के बूते नहीं चल सकता। या आप एकदम बिल्कुल, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं इतने दिनों से, आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग इसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए, इसको एकदम बिल्कुल निचले स्तर तक जाके देखिए कि क्या सिर्फ संगठन का चेहरा कोई अध्यक्ष के ही चेहरे से परिभाषित होता है क्या उसके चलते ही पूरा उसका प्रभाव पड़ता है क्या? वो आपको लीडरशिप तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब करना होगा तो रघुवर दास जी अपने मन का करेंगे, अगर अर्जुन मुंडा अपने मन का करेंगे, बाबूलाल मरांडी अपने मन का करेंगे, चंपई सोरेन अपने मन का करेंगे, तो अध्यक्ष क्या कर लेगा साहब? अध्यक्ष लेकिन जिम्मेवारी तो उसी की होगी ना। देखिए, चुनाव जीतेगी की पार्टी, सत्ता में आएगी तो अध्यक्ष के सिर पे चेसेरा बनता है, और हार का अब ये चीजें परिभाषित नहीं हो रही हैं अध्यक्ष के नाते कि अध्यक्ष है वो जिता देगा, वो हरा देगा। अभी आप जानते हैं अब अखबारों में संपादकों की क्या भूमिका रह गई है। आप हम वहीं से आ जाएं, वो अब लगता है कि अब संपादकों की भूमिका कोई रह गई है मैनेजर के अलावा। तो अध्यक्ष जो है प्रदेश का, अगर वो आप कोई ऐसा चेहरा बताइए झारखंड में, आप हम सब तीन बैठे हुए यहाँ पे, कोई एक सा नाम बताइए जिसको बैठा दीजिएगा तो बहुत चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। समीर उरांव को बनाया गया एसटी मोर्चा का अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर। समीर उरांव अपना चुनाव नहीं दोबारा बचा सके। सुदर्शन भगत जयबे नहीं करते हैं, अपना इलाका में जाते ही नहीं है। वो जब चुनाव न लड़ना हुआ तब गए तो गए, नहीं तो रांची ठीक है। कि भाई किसको आप किसके माथे पे रखिएगा, किसको माथे पे चंदन टीका लगाइएगा और बैठाइएगा कुर्सी पर। आप जिसको लाइएगा सबकी स्थिति। हमने तो एक उदाहरण इसलिए ताला मरांडी का दिया कि हम लोग तो एकदम सब खुल के लिखते थे कि हाँ आज तो एकदम परिवर्तन, इतना बढ़िया रघुवर जी ने काम किया है कि अब देखिए कितना जबरदस्त परिवर्तन होता है। खूब कसीदेगढ़ है, तो अखबारों के दफ्तर में घूम रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि अब आप ही से भारतीय जनता पार्टी का उद्धार होगा। ऐसा उद्धार किया 6 महीना में कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही धरना पे बैठ गए थे बीजेपी ऑफिस के बाहर ही कार्यकर्ता, उनको हटाने के लिए। ये भी ऐतिहासिक ही रहा। मैंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, इसलिए आप अगर कोई कार्यकर्ता कब अगर उसके अंदर में नेतृत्व क्षमता है और भैया भैया बोले या दादा दादा बोले या डांट के बोले, जैसे रघुवर जी किसी के साथ सीधा, हम लोगों ने तो कई बार सामने बैठे कार्यकर्ता, भाई तुम ऐसा करो वैसा। वो रघुवर जी का अपना स्टाइल है काम करने का, मुंडा जी का अपना स्टाइल है हंस के बतियाने का, मीठा मीठा कंधे पे हाथ रखे घूमते चले। बाबूलाल जी का स्टाइल अपना अलग, हर नेता का अपना अलग स्टाइल हो सकता है। लेकिन अगर कहें तो आप अगर निरंतर संगठन के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं और अगर आपके अंदर में एक संभावना देखी गई है और आपको लगता है कि पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा इनसे। और पार्टी तो इन्हीं लोगों में से किसी को बनाएगी। राज्यसभा का मान लीजिए गिफ्ट मिल गया किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना, कार्यकारी रविंदर राय जी भी तो अध्यक्ष थे ना, नहीं थे? बिल्कुल अध्यक्ष का उनका भी दायित्व था। आनंद जैसे पता भाई उन्होंने भी मेहनत करी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो अपने तय कोशिश नहीं करता है कि हम संगठन को अच्छी लीड दें, हम कार्यकर्ताओं के साथ बढ़िया से तालमेल बना के काम करें, हम हर मंडल तक पहुंचे, उनकी बातों को सुने। लेकिन आप क्या है कि सच माने में मैं कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का 20 साल का तरीका, पहले का तरीका और आज का तरीके में बहुत फर्क हुआ है। अब कॉर्पोरेट बहुत फर्क है। ये कॉर्पोरेट कंपनी हो गई। मैंने पूछा बड़े नेताओं से, मैं बैठ के कई बार इधर हाल के दिनों में 6 महीना साल भर के अंदर जब बात हुई तो मैंने बैठ के पूछता था कि संगठन का, बोला ये अब कॉर्पोरेट कंपनी हो गई भाई साहब। पूछा जाता है ना कि पर डे कितना सेल हुआ, आप बताओ। दिल्ली वाले पूछते हैं प्रदेश के कॉर्पोरेट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनका जो हेड होता है बिजनेस हेड, उससे कितना का सेल हुआ आज, तो उसी ढंग से उन लोग असाइनमेंट दिया जाता है कि आज आप कितने मंडल से बात किए, कितना जिला अध्यक्षों से बात किया आपने, क्या बात की, है ना, कितने प्रदेश के क्या हम बैठक हो, ये हर दिन रिपोर्ट करनी पड़ती है। पहले होता था क्या? प्रदेश अध्यक्ष को लिबर्टी रहती थी कि वो अपना कार्यक्रम तय करता था, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ तय करता था।
अब तय होता है क्या? चुनाव में तो हम लोगों ने देख लिया ना, अध्यक्ष तो बाबूलाल मरांडी थे, उनके रिकमेंडेशन से कुछ नहीं कितने लोगों चलती थी उनकी, तब अध्यक्ष उनके कुछ रिकमेंडेशन नहीं में चलती कितने थी, कुछ नहीं। मिला, कितने का टिकट कटा। तो जितनी लिबर्टी ठीक उसके पहले रघुवर जी को थी, बतौर मुख्यमंत्री और बतौर संगठन के जिम्मा भी उनके हिस्से छोड़ दिया गया था, वो कहाँ खत्म, उसे लिबर्टी मिली। अपने चुनाव क्षेत्र में सीमित रह गए, सिमटे रह गए। अर्जुन मुंडा जी अपने चुनाव क्षेत्र में सिमटे रह गए। कहते कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी होती है कि भाई हम पूरे प्रदेश को देखना है आपको। ये हम लोगों ने उस समय भी देखा था जब ये मंडल भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो वो दौरा खूब देखा। उस समय तो ज्यादा, आज के समय से पहले हम लोग ज्यादा रिपोर्टिंग इसलिए होती थी कि उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं थे, और हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, कवर करते थे, पूरे क्षेत्र में जाते थे। तो ये इन स्थितियों को देख के आज यहाँ पे आए। तो अब क्या है कि चीजों को जो बदले परिवेश में देखना होगा, तो हर व्यक्ति की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है, जब कुर्सी पे बैठता है तब पता चलता है। अब देखना ये होगा, अच्छा रविंदर राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना, रविंदर राय एक साल में क्या कर लेते, क्या कर लिए बेचारे, उनको तो एडजस्ट किया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष थोड़ी थे वो, तो निरंजन राय खड़ा हो गए थे वहां, तो किसी तरह मनाना था। वही कहा ना कि भाई वहां पे उनको इसलिए बैठाया गया था कि वो नाराज होकर उधर ना चले जाए। कांग्रेस में जाने की चर्चा, जेएमएम में जाने का खबर आ गया, कांग्रेस से भी फाइनल बात हो रही थी, इधर से भी हो रही, वो कहीं नाराज होते तो गलत संदेश जाता। उस संदेश को गलत होने से रोकने के लिए रविंदर राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा तो कोई पद होता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब ये दादाजी कहें, भैया जी कहें, ना कहें, अब अर्जुन मुंडा जी के साथ कितना टाइप करके काम करते हैं। अब कहने का तो ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि रघुवर जी के आदमी है, या आदमी कोई किसी का नहीं होता, वह आप स्वयं का आदमी होता है। अगर वह व्यक्ति के अंदर क्षमता है, उसके अंदर में अगर नेतृत्व क्षमता है, उसके अंदर में अगर वह कुछ कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी है, संगठन का कुछ बचा हुआ जो धार है, जार है, अगर वो उसके अंदर में है तो वह आगे बढ़ेगा, संगठन में सबको लेके चलेगा, संगठन को बढ़िया से काम करके अपनी कुछ बातें रख पाएगा, और संगठन के सामने कुछ एक प्रदेश के सामने नमूना रखेगा। और नहीं है तो फिर जैसा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं वैसे ही होंगे। तो एक चीज आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ, आनंद जी, एक चीज और जी जी, तो मतलब ये कि उनके सामने चुनौती है बड़े नामों को इसके साथ चलने की, तो एक मौका भी है कि वो क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं तो जमीन के कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाएंगे, और हो सकता है कि वो जो काम बड़े नेता नहीं कर पाते जनता तक या छोटे कार्यकर्ताओं तक जाने का, वो आदित्य साहू कर पाएंगे। पंकज जी की तरफ आते हैं। पंकज जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो अब क्या ये जो बड़े नामों का दौर जो पिछले 10 साल से या 12 साल से 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद से बीजेपी का मतलब रघुवर दास था। वो झारखंड में रहे, कहीं के राज्यपाल रहे, चुनाव जीते, चुनाव हारे। 2014 से 15-19 तक जब वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने हिसाब से संगठन चलाया, अपने हिसाब से सरकार चलाया, और उसके बाद भी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, हमेशा रघुवर दास ही चर्चा में रहे। और अभी भी जब वो लौटे हैं उड़ीसा से, उसके बाद से कि यही बनेंगे। उनके अपने भी तेवर कभी कभी लगता है कि जिस तरह से जिस भूमिका में आ जाते हैं, वो लगता है कि वही कुछ बड़ी दायित्व में आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि रघुवर दास का दौर खत्म हो गया है और प्रदेश बीजेपी अब उनसे आगे की सोच रही है? भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब आडवाणी और अटल जी का दौर नहीं टिक सका, तो फिर ये रघुवर दास का दौर कैसे रहेगा? ये दौर कुछ नहीं होता है। एक जिम्मेदारी देती है पार्टी, आप जब तक उस पद पे हैं तब तक लगता है कि आपका दौर है। एक बार पद से हट गए तो फिर लगता है कि वो दौर चला गया, और बाद में छटपटाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है। संगठन नेता बनाता है, और अगर संगठन जिस दिन डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद आप नहीं है, तो चाहे वो अटल जी हो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या आज मोदी हो, शाह, ये सभी जाएंगे और पार्टी वहीं की वहीं रहेगी। ये अलग तरह की पार्टी है। तो इसलिए कोई अगर किसी के मन में अगर ये भ्रम आ जाता है कि पार्टी उसकी बदौलत है, वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। और ये आपको मैं दर्जनों उदाहरण ऐसे बता सकता हूं, अलग अलग राज्यों का बता सकता हूं। यहां सिर्फ आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपको उसी भाव से अपनी जिम्मेदारी निभानी है।
और मेहनत करना है, बस इतना ही होता है। ये मैं किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, चाहे अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी के पास भी तो ये भ्रम आ गया था ना कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पास है, फिर वो गए जेवीएम बनाया, फिर क्या हुआ? एक समय में अर्जुन मुंडा के पास भी ये भाव आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी को वही चला रहे, फिर क्या हुआ? उस तरह एक रघुवर दास आ गए तो उनके मन में भी कभी आया होगा ये भाव, तो फिर क्या हुआ? फिर कोई आएगा। ये तो अनंत प्रचलन है, प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि हमें ध्यान देना है संगठन। और अभी मैं जो देख पा रहा हूं, मेरा जो दृष्टिकोण है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में नई पीढ़ी की पौध तैयार करने का सबसे बड़ा वक्त है, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। ये एक दौर जब आडवाणी जी के समय में बाबूलाल मरांडी वगैरह को ग्रूम किया गया, सुशील मोदी थे उधर, उनको ग्रूम किया गया। फिर दूसरा दौर आया, चलिए मोदी जी ने रघुवर जी को चांस बढ़िया दिया, काम भी अच्छा किए, लेकिन किसी कारणवश उनका दूसरा जो रिपीट नहीं कर सके वो हो गया। अब ये वक्त ऐसा आया है कि हम फिर से ढूंढें कि क्या अगले 20 साल 25 साल के लिए हम कुछ ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर पाएंगे जो प्रदेश को नेतृत्व प्रदान कर सके। और वो एक नहीं होगा, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है वहां पे, उसको ढूंढना है। क्या अलग अलग जिलों में कुछ ऐसी संभावना बन रही है, कोई ऐसा नौजवान है जो अच्छा कर सकता है, वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ के ये काम करने का वक्त है। 2-3 साल अभी बाकी है यहाँ चुनाव में, अभी से अगर वो मेहनत किया जाए ना उस दिशा में, तब हो सकता है कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। नहीं तो जो पुराने हैं उनको क्यों खुश करना, नया क्या करना, इस बारे में सोचना है ना। और खुश करने के चक्कर में जो भी रहे वो सब गए। हमको अपना काम करना है और हम कुछ समय के लिए आए हैं, बस इस भाव से काम करना है। मुझे लगता है कि देखिएगा, आदित्य साहू जी को मैं जहां तक जानता हूं, 30-40 वर्ष का अनुभव है और बहुत ये संगठन के आदमी है, ये बहुत ज्यादा फ्लेम्बॉयंट नेता नहीं है। इनको कभी ये इच्छा भी नहीं रही कि मेरे नाम से भारतीय जनता पार्टी चले, ऐसी मैं नहीं जानता इनको, ये ऐसा नहीं चाहते भी नहीं। तो इनका काम यही होगा कि जिलों में घूमकर उस चेहरे को ढूंढना जो संगठन को खड़ा कर सकता है, जो जोश भर सकता है। ये काम अगर 24 जिले में से 10-12 जिलों में भी उन्होंने कर दिया ना, तो मैं इनके कार्यकाल को सफल कार्यकाल मानूंगा। कर सकेंगे या नहीं, देखते हैं कैसे इसको ग्रूम करते हैं। तो चलिए, समय हो गया काफी, आखिरी सवाल लेते हैं। आप दोनों से एक ही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आदित्य साहू ही भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं या कोई और चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? पहले पंकज जी, पहले चंदन सर से। अच्छा, पहले मुझे ऐसा लगता है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का इंतजार किया जा रहा है, तब तक के लिए बनाया गया है। अभी यही चलेगा। जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो मुझे जो भी जो है संभावना दिखाई दे रही है कि इनको प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना होता तो ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाते ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या है, इनके मन में क्या है, उसको तो गेस वर्क तो आजकल चलता नहीं, खास करके आज की भाजपा में ये सारे सूत्र धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूं कि नए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उसके बाद इनको प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तब तक के लिए इंतजार किया जा रहा है। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से टीम भी बनाएंगे उस वक्त। जी चंदन भैया, हाँ, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन हमारे ये पीरियड इसलिए है कि थोड़ा सा पहले भी चर्चा हुई है कि बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन जाएंगे तो जाहिर है कि देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह का कोई पद होता नहीं है, ये किसी को खुश करने वाला पद हो सकता है लेकिन काम करने वाला पद नहीं होता है, समझ गए। तो जाहिर है कि अगर इनको अध्यक्ष बनाना है तभी इनको ला के कार्यकारी अध्यक्ष पद बैठाया है। और अब वहाँ आदिवासी नेता प्रतिपक्ष हैं तो ओबीसी होंगे ही। ये हम सब लोग सामान्य तौर पे इतनी बात तो मोटी मोटी समझ सकते हैं कि अभी अगड़े को कोई जगह भारतीय जनता पार्टी देने नहीं जा रही है, क्योंकि इनको जानना है कि भाई सामने वाला कौन है। सामने वाले एक आदिवासी नेता है जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है, उसके साथ ओबीसी है, उसके साथ माइनॉरिटी है ना। तो ओबीसी हमारा सबसे बड़ा चंक है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी अपने चाहेगी कि जो वोट बैंक है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बढ़िया से एकदम इंटैक्ट रखने के लिए यह ओबीसी नेता को ही सामने लाएगी और लाई। और आदित्य साहू के घर जो पिछले 1-1.5 महीने से गतिविधियां चल रही थी, अगर आप उस पर थोड़ा सा नजर डालें पिछले 1 महीने में, तो देखेंगे आदित्य साहू कहीं न कहीं बिल्कुल लाइमलाइट में आ चुके थे, है ना। और इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष सोच समझ के रिप्लेस किया गया है ताकि अगला अध्यक्ष इनको बनाया जा सके।
बाकी भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कर देगी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग, पंकज जी ने ठीक है कहा कि भाई प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो स्ट्रेटेजिकल है उसके हिसाब से आदित्य साहू अध्यक्ष ही होंगे। चलिए, इस बात पर मेरी भी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अगर रविंद्र राय को हटाकर उनको बनाया गया है, इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होना है, तो उन्हीं को ये दिया जाएगा कि अपनी टीम बनाइए और आप फुल टाइम उनको बना दीजिए। तो हमारे दोनों गेस्ट का भी यही मानना है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, ताकि वो कुछ दिन रहकर सामंजस्य बैठा लें, और उसके बाद जब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो आदित्य साहू ही हो सकता है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि उन्हें ही झारखंड भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। चंदन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में अपना समय दिया और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आदित्य साहू को अगर बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, और क्या झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष वही होंगे या कोई और होगा, और क्या जो भाजपा के जो बड़े चेहरे आज तक रहे, क्या उनका राजनीतिक सफर अब यही खत्म हो गया या उनके लिए कोई संभावना बची हुई। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।